सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैक का, जो हमारे संस्कृत वैक में जो हमारी संस्कृत है, पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आज हम उसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचकोशा यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारा वैल्यू एडिशनल कोर्स के संस्कृत में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा पंचकोशा का सामान्य परिचय। हमें एक इंट्रोडक्शन जानना है इसमें, ये यूनिट में, कि पंचकोशा है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय, कि पंचकोशा है क्या। तो एक लाइन संस्कृत में एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तया, यानी अर्थात शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। इसका अर्थ, तो ऐसी शिक्षा जो हमें मुक्ति दिलाए, यानी हमें अपने आप पे कंट्रोल और हमें आत्मज्ञान जो है उसके बारे में बताए, वही शिक्षा है। तो मुक्ति अर्थात बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। मुक्ति यानी ओनली आप स्पिरिचुअल नहीं देखोगे, मुक्ति यानी होता है हर चीज से, किसी भी बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कलेशों से मुक्ति, व्यवहारिक जो दन वदन होते हैं इससे मुक्ति। ये सारी मतलब जितने भी बंधन होते हैं उन सब से मुक्ति, उसकी मुक्ति की बात की गई है। तो शिक्षा वैसी हमें लेनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए हर चीजों से। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भी जन्म और मृत्यु के दुखों से अथवा बंधन से मुक्त होना ही चाहिए। इसलिए हम पंचकोश के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्ति का समग्र विकास करता है पंचकोशा। पंचकोशा में 5 तत्व होते हैं जो कि हमारा समग्र विकास करते हैं। इसका उद्देश्य भी शिक्षा में वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करता है, क्योंकि जब हम पंचकोश के बारे में जान लेते हैं तो हम अपना समग्र विकास करते हैं, और जब अपना समग्र विकास करते हैं तो हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह जो शरीर हमें दिखाई देता है, केवल यही हमारा शरीर नहीं होता है। इस शरीर के अतिरिक्त 4 शरीर और विद्यमान होते हैं, और 5वां जो हमारा भारी शरीर होता है, इसको मिला के 5 तत्व होते हैं शरीर के, इसी को पंचकोशा कहते हैं। इस सभी को मिलाकर पंचकोशा कहा गया है। पंच यानी होता है 5, और जो कोशा होता है उसका मतलब होता है यानी लेयर, यानी हम बात करेंगे इसमें 5 लेयर, हमारी बॉडी की जो 5 लेयर होती है पंचकोशा, उसके बारे में। ये हमारा बुक भी है, सिलेबस भी है, चैप्टर भी है और यूनिट भी है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिसमें हम आत्मा भी कह सकते हैं, वह 5 तरह से बना हुआ है। यानी हमारा शरीर कुल 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे कि पंच तत्व होते हैं, 5 तत्व आपने सुना होगा, जल, वायु, मिट्टी, हवा, पानी। तो वैसे ही पंचकोश की 5 लेयर होती है। जैसे कि युद्ध में कई परतें होती हैं। जैसे कि आपने युद्ध देखा होगा, युद्ध में पहले जो राजा होते थे, या अभी भी सैनिक लड़ाई होती है, मेन हेड जो होता है वो बीच में रहता है, कई उसकी परतें होती हैं। तो आपने प्याज देखा होगा, एक के ऊपर एक परत होती है प्याज में। या पत्ता गोभी देखा होगा, पत्ता गोभी में पत्ते के ऊपर पत्ता होता है। तो यही लेयर हमारे शरीर में भी ऐसे ही लेयर होती है, 5 लेयर। तो हमारा शरीर भी 5 लेयर से बना है, उसे हम पंचकोशा कहते हैं। उसी प्रकार की कई वर्णों से ढकी रहने के कारण हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे अनुभव से परे रहता है। हमारी जो आत्मा होती है वो अंदर होती है, और हमारी ये 5 लेयर से ढकी रहती है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और अगर हम पंचकोशा के बारे में जानते हैं, तब हम अपनी आत्मा का ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, वो प्राप्त कर पाते हैं 5 कोश के अंदर जाके। तो हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं जब तक हम पंचकोशा को नहीं जानते, हम अपने 5 लेयर को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जानते हैं पंचकोशा है क्या। पंचकोशा के कितने प्रकार है? पंचकोशा के बेसिकली 5 प्रकार है। जानेंगे हम पंचकोशा के 5 प्रकार। तो पंचकोशा के बारे में हमारे उपनिषद में भी लिखा गया है, हमारे पुराण वेदों में भी लिखा गया है। तो जो उपनिषद है उसमें ये लिखा गया है कि
पंचकोश के बारे में। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, यही पंचकोश है। यानी अनन्यमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशः। ये लाइन जो है, ये श्लोक जो है, ये हमारे उपनिषद में दी गई है। इसी में हमारे 5 जो कोश है, यानी हमारे शरीर के 5 कोश छिपे हुए हैं, जो कि है अन्नमय, दूसरा है मनोमय, तीसरा है प्राणमय, चौथा है विज्ञानमय और 5वां है आनंदमय। तो हमारे पंचकोश है। तो ये जो मैंने श्लोक बताया, ये आप पेपर में जरूर शुरू में लिखिएगा पंचकोशा में, क्योंकि ये कोई श्लोक नहीं है, ये जो श्लोक है ये बेसिकली 5 कोशों से ही बना हुआ है, जो कि आपके कोशों के नाम है। इससे आपको कोशों के नाम भी याद हो जाएगा। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय और ये हमारे पंचकोशा है। तो आप लास्ट में पंचकोशा लिख दोगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला फर्स्ट हमारा जो पंचकोश में से हमारा जो फर्स्ट कोश है वो क्या होता है, यानी हमारी सबसे पहली लेयर क्या होती है। हमारी बॉडी की सबसे पहली लेयर होती है अन्नमय। हमारी बॉडी की सबसे पहली लेयर जो चमड़ी की होती है हमारी, जिसके हम अंदर खाना खाते हैं, जो दिखावे का होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही अन्नमय होता है। अन्नमय वही होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी हम 4 लेयर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अन्नमय पहला कोश होता है जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं और जो सब देख सकते हैं अपने आंखों से। तो अन्नमय कोश जो है वो हमारे शरीर का पहला कोश है। इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक विकास की बात की जाती है। अन्नमय कोश में फिटनेस होता है, लचीलापन होता है, ताकत जो होता है, स्वास्थ्य जीवन जो होता है, ध्यान में रखकर ये शरीर की आदतों को बनाना इसमें शामिल होता है। यानी अन्नमय कोश को कंट्रोल करने से हमारे फिटनेस, लचीलापन, हमारी ताकत, हमारे स्वास्थ्य, हमारी शारीरिक विकास होता है अन्नमय कोश के अंतर्गत। क्योंकि अन्नमय कोश ही हम देख सकते हैं और ये हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारे शरीर की। तो अन्नमय का जो अर्थ होता है वो अन्न से युक्त होता है। यानी अन्न, जिस भी चीज को हम देख सकते हैं वही अन्नमय होता है। और चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे जिस भी चीज को हम देख सकते हैं ना, फर्स्ट लेयर किसी भी चीज की, उसको अन्न की जरूरत होती है किसी भी शरीर को चलने के लिए। तो वो अन्न से युक्त होता है। हमारा शरीर भी अन्न से युक्त है, इसलिए हमारा फर्स्ट लेयर अन्न, उसमें वो अन्न से बना है, इसलिए उसे अन्नमय कोश कहा जाता है। यानी जो कुछ भी इस संसार में भोजन से युक्त है वही अन्नमय कोश का हिस्सा है। जो भी कुछ संसार में भोजन करता है, भोजन लेता है अपने अंदर, देखा होगा अपने पेड़ भी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो सूर्य की किरणें हैं और कार्बन जो ऑक्साइड है वो अपने अंदर लेता है, तो वो भी भोजन लेता है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जो भी हम अपने आंखों से देखते हैं वो चीज भोजन जरूर लेता है। तो जो भी लेता है उसका पहला जो लेयर होता है वो अन्नमय होता है। जैसे हमारा शरीर भी भोजन से ही बना है। आपको पता होगा हम भोजन खाते हैं और भोजन से ही बना है। भोजन ना खाए तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे, इसलिए हमारा शरीर भी क्या है, अन्नमय है। तो यह अन्नमय कोश का ही एक हिस्सा है। भोजन इस प्राकृतिक के स्थूल जगत का एक हिस्सा है। भोजन क्या है, भोजन प्राकृतिक का एक स्थूल जगत है। यानी एक ऐसा जगत है जहाँ मतलब अन्न, प्राकृतिक में प्रत्येक चीज में एक अन्न है, इसलिए यह संपूर्ण स्थूल जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे, हमारी पृथ्वी, ये सब भी अन्नमय के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि पृथ्वी को भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है, ग्रह को, नक्षत्र को, तो ये सब भी अन्नमय में आते हैं। केवल हमारा शरीर ही नहीं आता। जिस भी चीज को, सिंपल सी भाषा में, जिस भी चीज को आप अपने आंखों से देख सकते हो वो सब अन्नमय है। और बाकी जो तुम्हारे 4 कोश है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। यानी जिसे भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो सब अन्नमय आते हैं। चाहे वो तारे हो, ग्रह हो, पानी हो, जल हो, पृथ्वी हो, चाहे हमारा शरीर हो। तो अन्नमय जो है ये हमारा प्रथम कोश है, ये हमने जान लिया। जहाँ आत्मा एक शरीर रूपी चोला पहन के स्वयं को अभिव्यक्ति करती है। तो अन्नमय एक तरह का चोला है जो कि हमारी आत्मा ने पहन रखा होता है। उसकी जो फर्स्ट लेयर है, जो हमारी चमड़ी होती है जिसे हम देख पाते हैं, वो अन्नमय है। और हम माया और अज्ञान में फंसकर शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। तो
हम क्या सोचते हैं हमारा शरीर ही सब चीज है, बट नहीं, हमारे शरीर के अंदर 4 लेयर और होती है। ये तो फर्स्ट लेयर होती है जिसे अन्नमय कहा जाता है, और ये माया होती है। ये अज्ञान के कारण ही हम सोचते हैं कि हमारा शरीर ही सब कुछ होता है, पर हमारा शरीर कुछ नहीं होता। हमारा शरीर सिर्फ एक कोश होता है जो कि अन्नमय कोश होता है, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे 4 कोश और होते हैं। जबकि यह तो केवल भोजन का एक संग्रह होता है, यानी शरीर कुछ नहीं होता। शरीर एक भोजन को इकट्ठा करने का एक क्या होता है, संग्रह होता है। एक भोजन को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, वही हमारा एक शरीर होता है, जिसमें हमें खाना खाकर तैयार किया है। हम खाना खाते हैं तभी हमारा शरीर क्या होता है, उसे स्टॉक करता है और हम उसी से बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, विकास होती है। तो एक तरह का ये मतलब स्टॉक है। ये आत्मा की वह परत है। आत्मा की एक परत होती है हमारा शरीर, जिसमें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी हम देख सकते हैं, वही हमारा शरीर होता है। बाकी हम आत्मा को नहीं देख सकते, हमारी 4 जो लेयर है हम उसको नहीं देख सकते। इसके अंदर के कोशों में हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ शरीर को नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी हम अन्यमय कोश के देख सकते हैं। इसके अलावा जो 4 कोश हम आगे पढ़ेंगे उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पर इस जो चीज हम देख सकते हैं हम उसी को बस सत्य मानते हैं, जिसको हम नहीं देखते हम उसको सत्य नहीं मानते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना होता है, 5 कोशों से मिलके बना होता है, 5 लेयर होता है शरीर की। जैसे प्याज की होती है, पत्ते गोभी की होती है, युद्ध में देखा होगा सेना बनाती है, वैसे ही हमारा शरीर में भी 5 लेयर होती है। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरत रहती है, वही तमोगुणी कहलाती है। तो जो हमारा शरीर है वो खान पान दिखावा इन सब का जो आत्मसात करती है वही तमोगुणी कहलाती है। हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर एक तमोगुणी होता है, हम तमोगुणी होते हैं। इसलिए दोस्तों इस स्थूल में शरीर या आत्मा के बाहरी परत से बढ़कर भी कुछ है जिसे हम नहीं समझ पाते। तो हम जिस चीज को देखते हैं बस उसी चीज को सत्य मानते हैं, और जो हमारी 4 लेयर है उसको भी हम नहीं देख सकते हैं, तो क्या वो सत्य नहीं है? वैसे ही जैसे कि हम ईश्वर को कहते हैं, हम कोई कहता है ईश्वर नहीं है, वैसे ही ईश्वर भी जैसे होता है वो हम इसे देख नहीं पाते, वैसे हमारे शरीर में भी हमारी 5 लेयर को हम नहीं देख पाते, सिर्फ एक ही लेयर को हम देख पाते हैं। अब जानते हैं हमारे शरीर की जो दूसरी लेयर होती है, यानी जो दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश, उसके बारे में। प्राणमय कोश क्या होता है? प्राणमय कोश जो है वो जीवन ऊर्जा विकास से संबंधित है। इसे आप एक तरह का चार्जर भी कह सकते हो। प्रमुख प्रणालियों जैसे क्या होता है प्राणमय कोश, जो हमें प्राण देता है, जैसे पाचन तंत्र, हमारे श्वास लेना, हमारे तांत्रिक तंत्र सुचारू रूप से कामकाज करने में ये शामिल होते हैं, पर इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ एक ही जो हमारा फर्स्ट कोश होता है अन्नमय कोश, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब देखो हम सांस लेते हैं, हम पाचन करते हैं, क्या आप देख सकते हो? उसको नहीं देख सकते, फिर भी ये क्या है, हमारे एक कोश है, क्योंकि हमारा शरीर 5 कोश से बना हुआ है। तो इसमें हम एक प्रकार का चार्जर कह सकते हैं, जिसके द्वारा अन्नमय कोश की आंतरिक क्षमता की शक्ति व्यक्त होती है और खोखला नहीं होने देती है। मतलब ये एक तरह की हमारी आंतरिक शक्ति होती है जो अन्नमय कोश को चार्ज रखती है। मतलब एक तरह से आप इसे चार्जर कह सकते हो। आपका जो बाहरी शरीर होती है, बाहरी चमड़ी जो होती है, जैसे अन्नमय कोश होता है, वो कब आप उसे देख सकते हो, जब आप उसके अंदर का कोश यानी उसका प्राणमय कोश चार्ज हो, यानी उसमें पाचन तंत्र हो, श्वास तांत्रिका हो, सुचारू रूप से वो काम करता हो, तभी आप उस फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी उसे देख पाओगे। बल्कि बैक्टीरिया और डिस्चार्ज होने के पूर्व भी इसे चार्ज कर देती है। कभी कभी देखा है हम बीमार पड़ जाते हैं फिर भी हम स्वस्थ हो जाते हैं दवाई खाने के बाद, तो वो भी क्या करती है, वो भी प्राणमय कोश करती है। पर क्या हम प्राणमय कोश को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं। प्राण तत्व को चेतन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी भी कहा जाता है, यानी इसको एक तरह से चार्जर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे जो शरीर होती है, हमारी जो अन्नमय कोश होती है, हमारी जो देखने वाली जो हमारी बाहरी आत्मिक तमोगुणी जो हमारा शरीर होता है, इसको चार्ज करने का काम करती है। इसमें हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि प्राणमय में ताप भी आता है, प्रकाश भी आता है और चुंबकत्व भी आता है, और विद्युत जो जितनी भी ऊर्जा होती है सारी ऊर्जा प्राणमय कोश के अंदर आता है। क्या आप ताप को देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर होता है। हमारे शरीर के अंदर ताप भी होता है, प्रकाश भी होती है, चुंबकत्व भी होती है। अब क्या
के जो आकर्षण होता है, क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो क्या नहीं होती है, होती है ना। तो यही हमारा प्राणमय कोश होता है, यानी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा होती है उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। तो इस विश्व ब्रह्मांड में मैटर यानी पदार्थ की एक तरह की सचेतन प्राण ऊर्जा से भरी हुई पड़ी है। मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से भरा हुआ है। आपको पता होगा हमारे एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो दोनों एनर्जी से मिलकर हमारा ब्रह्मांड मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, तो ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे प्राणमय कोश होते हैं, जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते पर होते हैं। ये साइंस भी कहते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि मतलब ऊर्जा तो होती है, नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो सांसों के द्वारा इसी शक्ति को प्राण आकर्षण करके हम प्राप्त करते हैं। अब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसी शक्ति को अपने अंदर लेते हैं, यानी प्राणमय कोश के जरिए ही हम चार्ज करते हैं अपने शरीर को। तो पर भी हमें दिखता नहीं है हमारी सांस, पर होता है प्राण। तो हम प्राणमय कोश को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, तो हम प्राणमय जो कोश होता है हम उसको योग के द्वारा भी जागृत करते हैं, और अन्न खाना इन सब के द्वारा भी हमारा जो शरीर होता है यानी अन्नमय कोश होता है ये चार्ज होता है। तो कई तरह की जो प्राणायाम की प्रक्रिया होती है, यानी जो हमारी योग की प्रक्रिया होती है, इसकी अधिक मात्रा में प्राणों से हम अवशोषण करते हैं अपने शरीर के अंदर, और हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं। ये प्राणमय योग के कारण होता है। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, मन में जो उमंग होता है, श्वास में जो साहस होती है, ये सभी प्रवृत्तियां क्या होती है, ये सभी प्रवृत्तियां जो होती है ये एक तरह की ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जो होती है ये क्या कहती है, प्राणमय कोश कहलाती है। श्वास लेने से हमारे अन्नमय कोश से जो संपंदन बाहर की तरफ आता है, यानी जब सांस लेते हैं हम, जो हमारी स्पंदन जो बाहर आती है हमारी, उससे हमारे चारों तरफ तरंगों का एक क्रम बन जाता है, यानी जो आवाज हमारी आती है बाहर, उससे एक क्या बनता है, एक तरंग बनती है साउंड की। तो जो जो साउंड होता है ये भी क्या होती है, ये भी एक तरह की ऊर्जा होती है, हम देख नहीं सकते पर होता है। अब आप सुनते हो कोई चीज, अब सुनाई देती है पर आपको दिखाई नहीं देती वो चीज, तो क्या वो चीज नहीं है वो चीज। तो यही होता है प्राणमय कोश, हमारे शरीर का दूसरा कोश। ये हमारा प्राणमय कोश होता है, शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ है, और विद्युत प्रकाश जलेवय कहलाता है। मतलब प्रकाश में है, विद्युत में है, आवाज में है, हमारे इर्द गिर्द हर जगह आपको एनर्जी मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बाहर के अंदर हम एनर्जी लेते हैं, पेड़ में, पौधे में, पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से बना है, पूरा ब्रह्मांड ही प्राणमय कोश से बना हुआ है। यानी ब्रह्मांड की जो कह सकते हो, चाहे हमारे शरीर की जो दूसरी लेयर होती है वो प्राणमय कोश ही होती है, जिसे हम नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। हम ओनली एक ही कोश को अपने अपने जो बाहरी शरीर होती है या भौतिक हमारी चीजें होती हैं, कुर्सी, टेबल, तारा, सूरज, ब्रह्मांड की जो भारी जो चीजें होती है, यानी अन्नमय कोश, जिसको भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं, हम उसी को बस सत्य मानते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के कुछ तकनीकों के जरिए इसे देखा जा सकता है। अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है साइंस के, उसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं, एनर्जी को। कई तरह की एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसके जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे ऑरा भी कहा जाता है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और मनुष्य पूर्ण सांस लेता है, जिससे उसका प्राणमय कोश जो होता है वो उत्तम अवस्था में रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो अन्नमय कोश होता है वो चार्ज होता है, यानी बाहरी शरीर हमारा चार्ज होता है, और हम उत्तम बनते हैं। साथ ही प्राणमय के सतत और प्रयोग से स्वस्थ रखा जाता है। अगर हम प्राणमय कोश को अपना, हमने पहले जाना अन्नमय कोश होता क्या है और अन्नमय कोश को हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब भारी शरीर, फिर उसके बाद हम प्राणमय कोश। जब तक हम अपने प्राणमय कोश को अच्छा नहीं करेंगे, हम नहीं जानेंगे इसके बारे में, हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हम जो अपना हमारा जो भारी शरीर है, जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा अन्नमय कोश है, उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे, उसको बेहतर नहीं बना पाएंगे, उसका विकास नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं हम अपना तीसरा कोश, जो कि होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारा शरीर का या हमारे ब्रह्मांड का कह सकते हो तीसरा कोश होता है। मनोमय कोश जो है वो मानसिक व भावनात्मक विकास से संबंधित होता है। जो हमारे मानसिक और जो हमारी भावना होती है वो क्या होती है, वही हमारे मन, मतलब जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, हमारी भावना, हमारी मानसिक स्थिति, वही सब मनोमय कोश होता है। और ये हमारे शरीर की तीसरी लेयर होती है। आपने देखा होगा, आप सोचते हो, समझते हो, जो भी आपकी भावना होती है वो भी होती है पर आपको दिखती नहीं है, पर ये भी एक हमारी लेयर होती है शरीर की, मनोमय कोश। नकारात्मक भावनाओं को
संभालना, गुण, हमारे विकास, प्रदर्शन, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी साहित्य, हमारी इसके प्रति जो हमारे झुकाव होते हैं, ये सब किस में शामिल होते हैं? हमारे मन में शामिल होते हैं, हमारे मानसिक में शामिल होते हैं, हमारे भावना होते हैं, इसलिए हम इसे मनमय कोश कहते हैं। तो हमारे अस्तित्व में अन्न और प्राण के अलावा जो तीसरी चीज होती है, यानी हम जो अन्न लेते हैं और अन्नमय कोश होता है, और जो हमारी प्राण होती है, पहला चीज तो हम खाते हैं, दूसरा उसे अन्नमय कोश कहते हैं, दूसरा हमारे प्राण यानी प्राणमय कोश, हमारी प्राण होती है, तीसरी हमारी सोच भी होती है, हमारी भावना भी होती है, तो हमारी तीसरी लेयर मनमय कोश होती है। तो ये हमारी तीसरी चीज होती है। मन के अंदर हमारी सारी कल्पनाएं होती है, हमारी सारी विचारधाराएं होती है, हमारी सारी इच्छाएं होती है, ये सब उत्पन्न होती है, तो यही मनमय कोश होता है। मनमय कोश पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है, यानी मनमय कोश एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हमारे संपूर्ण इच्छा, विचार, हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारा पूरा जो हमारी मन की कामना होती है, वो सब इस क्षेत्र के अंदर ही होती है, हमारे तीसरे क्षेत्र के अंदर, यानी हमारे तीसरे कोश के अंदर। इसमें मन के 3 रूपों की चेतना यानी कॉन्शियस यानी अचेतन यानी सब कॉन्शियस यानी उच्च चेतना और सुपर कॉन्शियस यानी तीनों परतों की समावेश, ये इसमें शामिल होती है। इसमें मन, बुद्धि और चिंता तीनों का संगम होता है, यानी इसमें हमारी मन भी हमारा आता है मनमय कोश में, हमारी जो बुद्धि होती है, हम कितने तेज हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी जो चिंता होती है वो भी इसमें आता है, मतलब हमारे टोटल जो माइंड की चीज है, जो हमारी भावना की चीज है, वो सब हमारी जो इमोशनल है, वो सब मनमय कोश के अंतर्गत आते हैं, जो कि मेरी तीसरी मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय तक हम जो पहुंचते हैं, ये सब हमारी तीसरी लेयर है, वही हमसे ये कराती है, हमारी मनमय कोश। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है, और यही सब हमारे एक संस्कार होते हैं। संस्कार हमारे मनमय कोश ही होते हैं। मनमय कोश हमारी बुद्धि, चाहे हमारे सोचने का तरीका, चाहे हमारी इच्छाएं, चाहे हमारी विचारधारा जैसी होती है, तो हम कहते हैं ना वो उसी संस्कार का है। तो ये हमारे जो संस्कार होते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये मनमय कोश ही होता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनमय कोश होता है। यानी हमारे अन्न खाते हैं जो, और हमारे जो प्राण है, और जो हमारे मन की सोच है, यही तीनों मिलके हमारा मन बनता है, जो मनमय कोश कहलाता है। अब जानते हैं हम चौथा कोश क्या होता है, हमारे शरीर की चौथी लेयर क्या होती है, हमारे ब्रह्मांड की चाहे चौथी लेयर क्या होती है, तो ये होती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश को अब जानते हैं हम, जो कि हमारी चौथी लेयर होती है, चौथी कोश होती है। विज्ञानमय कोश ये बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ये क्या करता है, ये जो कोश है, ये बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, यानी हमारी बुद्धि से संबंधित होता है, यानी हमारी चेतना कैसी, हमारा तर्क करने का तरीका कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, हमारी भाषा कौशल कैसी है, हम कैसे बोल पाते हैं, हिड़खिड़ाते हैं, या हम फ्लुएंटली बोलते हैं किसी से, या हम कल्पना करके बोलते हैं, या हम झूठ बोलते हैं, या हम रचनात्मक, या हम कुछ बना बना के बोलते हैं। तो हमारी जो बुद्धि का खेल होता है ना, हम जो बुद्धि का उपयोग करते हैं ना अपने तर्क में, अपनी चेतना में, हमारी भाषा में, कि हम कैसे भाषा में बोल रहे हैं, किसी से रूडली बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं, कल्पना करके बोल रहे हैं, बना के बोल रहे हैं, तो ये हमारी विनिमय कोश के अंतर्गत आती है। तो विनिमय कोश को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। ये अंतर ज्ञान यानी सहज ज्ञान से बना होता है, क्योंकि हमारी चौथी लेयर होती है, और हम जिस चीज को देख नहीं पाते, हम उस चीज को मानते नहीं और समझ भी नहीं पाते, इसलिए हमारी अंदर की लेयर होती है, इसलिए कोई इसे जल्दी समझ नहीं पाता। हमारी चौथी लेयर होती है। आम मनुष्य का इसका बहुत कम आभास होता है, मतलब अपने मन का जो आभास होता है, यानी विज्ञान में कोश पे कंट्रोल लोगों का और उसके बारे में जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। जब हम मन से पार हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में अंतर ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान को महसूस कर पाते हैं। जब हम मन के ज्ञान जो होते हैं, हमारे मनमय कोश, हमारे अन्नमय कोश, जो हमारे जितने हमारे पहले जो पुराने, मतलब हमारे जो कोश होते हैं, उसको हम जब छोड़ देते हैं, हम परे हो जाते हैं इन सब चीजों से, हमें भौतिक चीजों से, सब चीजों से, तब हम अपने मन, चेतना, हमारी भावना, हम अपने कौशल को समझ पाते हैं कि हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा लोगों से व्यवहार करते हैं, ये चीज। इसलिए इसका अनुभव महान योगी जन वास्तविक के तौर पर कर पाते हैं। आप देखा होगा महान योगी जो होते हैं, वो सबकी भावना समझ लेते हैं कि ये कैसा है, इसकी भाषा कैसी होगी, इसको देख के बता देते हैं कि बना के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। क्यों? वो योगी जो होते हैं
वो क्या होते हैं, वो इस कोश पे उनका कंट्रोल होता है। विज्ञानमय कोश, वो 3 कोश को देखते देखते उन पे कंट्रोल करते करते चौथा कोश को समझ पाते हैं वो। तो जो भी विज्ञान में कोश को समझ पाता है, वो अपने सामने वाला या अपनी जो चेतना होती है, लोगों की तर्क करने का तरीका क्या है, भाषा कौशल क्या है, उनकी कल्पना क्या है, क्या वो बना के बोल रहे हैं, ये चीज वो समझ पाते हैं। जो मनुष्य पूरी समग्रता और समझ बूझ कर विज्ञान में कोश को उचित ढंग से इस्तेमाल करता है, जो भी व्यक्ति अपने विज्ञान में कोश यानी अपनी चेतना को, अपनी सोच को, अपने तर्क कैसे लोगों के साथ करना है, अपनी भाषा कौशल कैसे किसके साथ रखनी है, किस व्यक्ति के साथ कैसे रखनी है, अपनी कल्पना कैसी रखनी है, अपनी सोच कैसी रखनी है, और अपने क्या कब हमें बना के बोलना है, कब हमें नहीं बोलना है, ये चीज मतलब जो लोग समझ लेते हैं, वही क्या होते हैं, वही इस विज्ञान में कोश को उचित ढंग से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो हमारा जो ज्ञान में कोश होता है, ये असत्य, ब्रह्म, मोह, अस्तित्व आदि पूरी तरह से दूर रहकर हमेशा ध्यान आदि और योग क्रिया तथा अभ्यास की क्रिया कराता है। जब हम इस पे विजय पा लेते हैं तो उसको उचित और अनुचित का निर्णय करने वाली विवेक, युक्ति, बुद्धि अर्थात अंतर्ज्ञान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, जो ज्ञान में कोश को समझ लेता है। यही वह शक्ति होती है जिससे योगी और जन भूत भविष्य वर्तमान देख पाते हैं और वो ज्ञानी बन जाते हैं। हम कहते हैं ना, कोई कैसे योगी देख लेता है आगे का, पीछे का, वर्तमान, तो उसका कारण कोई शक्ति नहीं होती है, उसका कारण होता है विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश जो होता है, वो अगर हम उस पे विजय पा ले तो हम चेतना, तर्क, भाषा कौशल, कल्पना और आने वाला कल हम इस चीज को समझने और परखने की हमारे अंदर सक्षम हो जाती है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पंचकोशा, कि हम अपने शरीर को समझ पाए, क्योंकि हम अपने शरीर को अगर समझ पाएंगे तभी हमारा ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ऐसा लो जो हमारे विकास करे। अब जानते हैं हमारी पांचवी जो कोश है, यानी हमारी शरीर की जो पांचवी लेयर है, हमारी जो पांचवी और अंतिम लेयर होती है, वो होती है हमारी आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कब होता है, जब हम इस 4 कोशों से मुक्ति पा लेते हैं, हम इस पे विजय पा लेते हैं, हमने पहले 4 कोश पढ़े, तब हमें जाके आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि ना तब हमें अन्न की परवाह होती है, ना हमें भौतिक, ना हमें मन, ना हमें जो मन में कोश होता है, ना हमें ज्ञान में कोश। तो हमें लास्ट में जब हम इन सबसे परे हो जाते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद में कोश होता है। आनंद में कोश यानी आध्यात्मिक या चेतासिक विकास से जुड़ा होता है। प्रेम, करुणा, सौंदर्य बोध, खुद को जानना इसमें शामिल होता है। जब हम आनंदमय कोश में आते हैं तो हमें अपने बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ईश्वर को जानने में बहुत ज्यादा इच्छा होती है। अपने को जानने का मतलब होता है अपनी जो कोश होते हैं हमारे अंतर्गत, हमारा जीवन कैसा होता है, हमारी भाषा, हम कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। हम जब अपने बारे में सब चीज जान लेते हैं, तब हमें एक आनंद की अनुभूति होती है और हम अपने बारे में जानने की कोशिश और करते हैं, उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। पूर्व चारों शरीर की बाधा से जब हम आत्मा से मुक्ति हो जाती है, तब अंत में हम यहाँ तक पहुंचते हैं आनंदमय कोश तक, जहाँ केवल आनंद रह जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने इस कोश को हद्दे काश यानी कारण, शरीर आदि नामों से भी पुकारा है। ये क्या होता है, ये हमारे चारों कोशों पे जब हम अपनी विजय पा लेते हैं तो हमें आनंद की भूति होती है, हमें परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वही आनंदमय कोश होता है। तो अब देखते हैं हमारे पंचकोश पे हम काबू पा लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम जब अपने पंचकोशा को जानते हैं तो पंचकोशा का क्या फायदा होता है शारीरिक स्वास्थ्य में। तो शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर की आवश्यकता अनुसार संतुलित ढंग से काम करने को ही शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य होता क्या है, जब हम संतुलित रूप से कोई काम कर पाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम हर काम कर पाए, सक्षम है हर काम करने में, तो वही हमारे शरीर के हिसाब से तो वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य होता है। बायोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं, वो प्रत्येक अंग और प्रत्येक तंत्र पूरी शक्ति से कार्य करते हैं। हमारा शरीर की जो जितने भी कोशिका तंत्र होते हैं, वो सब एकदम एनर्जेटिक काम करते हैं, एक दूसरे के काम के परस्पर सहयोग होते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं और काम करने में सहयोग भी करते हैं, और पूरे शरीर को संतुलित करने में और रखने में ये सहायक भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है।
तो जब हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे को सहयोग करता है और जब मतलब प्रत्येक हमारे शरीर का जो अंग होता है वो अच्छे से काम कर रहा होता है तो वही हमारी शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के अच्छे शरीर स्वास्थ्य को उसकी स्वच्छता, उसकी त्वचा, उसकी चमकदार आंखें, उसके काले बाल और हड्डी पुष्टि शरीर, समुचित रूप, भूख प्यास लगना, उसको कैसी नींद आ रही है, उसके शौच आदि, इन सब प्रक्रिया से ही हम ये पहचान पाते हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। इसमें से कोई भी चीज बिगड़ जाती है तो आप कहते हैं ना हम बीमार हो गए, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, हमारे जैसे बाल झड़ना होता है, चाहे आंखों में हम देख नहीं पाते हैं, चाहे हमारी नींद ना आती है, भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, पेट स्टमक पेट में जो खराबी हो जाती है, ये सब हमारे क्या होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य होते हैं। तो यही समय पर होना व्यवस्थित तरीके से इसके गतिरूप तरीके से देखा जाता है, ये शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। शरीर के अंग में समुचित अनुपात विकसित और सामान्य रूप से ये काम ऐसे करते हैं। तो सारे इंद्रिय ठीक से ढंग से काम कर रही हो, अगर हमारी उम्र के अनुरूप हमारे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सही हो, हमारी नाड़ी दर सही हो, हमारे गुण उस समय सही हो, हमारे शरीर के सारे अंग, शारीरिक कोशिका अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर रही हो, तब हम कहते हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और वही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य होता है। अब जानते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होता है। पंचकोशा को जानने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं। पंचकोशा से हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य है क्या। मानसिक स्वास्थ्य किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का होना मात्र मानसिक स्वास्थ्य का दायित्व नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य ये नहीं होता है कोई मानसिक बीमारी हो गई वो मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा, बल्कि ये परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करना भी क्या होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात उद्देश्यपूर्ण तरीके से विवेकपूर्ण व्यवहार करना, और जब हमारा अच्छा उद्देश्य हो, हम कैसा विवेकपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है ये कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है, हम अच्छे जिस टाइम पे हमें जो डिसीजन लेना हो वो डिसीजन हम अच्छे से ले रहे हो, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य वो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य की नवीनतम परिभाषा के अनुसार कहे तो व्यक्ति और उसके चारों तरफ फैले हुए जो पर्यावरण संसार के बीच जो संतुलन होता है, स्वयं दूसरों के बीच जो समन्वय होता है यानी मेलजोल होता है, उसका होना और उसकी वास्तविक पर्यावरण के बीच उसके अस्तित्व की भावना, ये सब मिलकर ही मानसिक स्वास्थ्य बनाती है और यही मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। जब हम अपनी प्रकृति के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने हर एक तर्क के साथ एक अपना कांटेक्ट जो हमारा सोचने का तरीका है, चाहे हमारे करने का तरीका, हम समझे बैठा सकते हैं, हम यानी मेलजोल बैठा सकते हैं, वही हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। तभी कह सकते हैं हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है। मानसिक स्वास्थ्य के आकलन हेतु कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्नावलियां, परीक्षण और यंत्र प्रयोग भी किए जाते हैं। कई तरह के ऐसे साइकोलॉजी जैसे होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। तो कई तरह के प्रश्न करके, परीक्षण करके, कई तरह के यंत्र होते हैं उसके द्वारा भी आपको चेक किया जाता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो कुछ दशकों पहले शरीर और मन को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में माना गया है, यानी हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र है और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्या कहता है, शरीर मन एक दूसरे के पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जो आधुनिक विज्ञान है वो कहता है हमारा मन जो होता है वो हमारे शरीर पे डिपेंड होता है, हमारी शारीरिक जो होती है हमारे मानसिक पे डिपेंड होती है। नए अनुसंधान के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि मनोविज्ञान कारण केवल मानसिक रोगों से ही नहीं होता है, बल्कि अनेक दूसरी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। यानी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब हो तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यानी कह सकते हो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन उत्पत्ति शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन होने के कारण, उदाहरण के लिए उदासी, भ्रमित होना, ये सब तो हमारे उदास होना, भ्रमित होना, ये तो नहीं कहेंगे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, ये तो मानसिक ओनली मानसिक ही चीज हुई ना, उदास हो रहे हैं या भ्रमित हो रहे हैं किसी चीज से, तो इसके अपोजिट भी होता है। मतलब जरूरी नहीं हम शारीरिक बीमार होंगे तभी हमारी मानसिक बीमारी होगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कभी कभी नहीं भी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल मानसिक संतुलन मात्र मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना संभव नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्रिया संतुलित करना भी अनिवार्य है।
तो आपने जान लिया मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, और मानसिक जो और शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है, इसी को कंट्रोल करने में हमारे जो 5 कोश होते हैं ये हमें मदद करते हैं। तो आपका जो ये यूनिट है पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो कि संस्कृत में है वैल्यू एडिशन ऑफ कोर्स का, तो ये होता है यहाँ पे आपका कंप्लीट। तो अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकती हैं। ये आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि इसकी जो पहली लाइन है सा विद्या या विमुक्त्या, यानी शिक्षा वही होती है जो मुक्ति दिलाए, जरूरी नहीं है। इसलिए शिक्षा सबके लिए ये जरूरी है जो उनको मुक्ति दिलाए, उनके बारे में जानने को, उनकी मदद करे। तो इसलिए ये वीडियो सब में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।